नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नवादा से बड़ी खबर है, जहां जिंदा जलाकर व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। बाइक में बांधकर व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। शव और बाइक की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। सिसवा रोड के पास इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां लोगों में सनसनी फैली हुई है। और देखिए, यहां पर इस बाइक में आग लगी हुई है और बताया जा रहा है कि बाइक में बांधकर व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। शव और बाइक की पहचान में भी जुटी हुई है। इसके साथ किसने इस घटना को अंजाम दिया है, उस तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है, ताकि जानकारी उनके परिवार से भी इकट्ठा किया जा सके कि आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन बहुत ही विपत्स घटना को यहां पर अंजाम दिया गया है, जहां देखिए जिंदा जलाकर व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बाइक में शख्स को बांध दिया गया था और जिंदा बाइक के साथ ही उसे जला दिया गया है। जो जली हुई बाइक यहां से और शव पुलिस ने बरामद किया है। तो शव और बाइक की पहचान में पुलिस से जुटी हुई है और इस निर्मम तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अनिल विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, निर्मम तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, क्या पूरा मामला सामने आया है? जी देखिए, जो प्रथम दृष्टया ये जो देखने से प्रतीत हो रहा है, वो लग रहा है कि किसी को मारकर उस स्थान पर लाया गया है और बोरे में बंद करके उसको लाया गया है और बाइक पे रख के उसे जला दिया गया है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि क्योंकि शव जो है वो बुरी तरह से जला हुआ है और बाइक भी कम्प्लीटली जल गई है। तो ये पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है कि वो एक पुरुष का शव है या एक महिला का। अभी फिलहाल मौके पे सदर एसडीपीओ पहुंचे हैं और उनके साथ जो है सो एफएसएल की टीम जो है वो आ रही है और वो जरूरी साक्ष्य जो है वो आसपास इकट्ठा कर रही है। मगर इस पूरे इलाके में जो कचरा जो है वो बड़े पैमाने पे फेंका जा रहा है और उससे लगातार धुआं निकलता है। तो संभवतः जो हत्यारा था उसे पता था कि यह जगह जो है वो सबको जलाने के लिए सेफ है, इसलिए उसने इस जगह को चिन्हित किया और यहाँ पे बाइक के साथ उसे जलाकर यहाँ घटना को अंजाम देकर यहाँ से चला गया है। जी, पुलिस अभी क्या कह रही है? पहचान को लेकर के क्या कोशिश हो रही है? ये देखिए, पुलिस अभी पहचान को लेकर ये कर रही है कि जो आसपास जो सैंपल जो है उसे इकट्ठा किया जा रहा है। जैसे गाड़ी के नंबर प्लेट जो बरामद हुए हैं उसे प्रिजर्व किया गया है और जो बॉडी जो है उसे एफएसएल की टीम के द्वारा ही उठाया जाएगा, क्योंकि उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि बॉडी किसकी है, मेल है या फीमेल है। और उसके बाद हालांकि आसपास किसी मिसिंग की खबर नहीं है, किसी व्यक्ति के मिसिंग की भी खबर नहीं है। पुलिस के लिए अभी फिलहाल काफी कठिन हो रहा है, क्योंकि अभी यह पहचान नहीं हो पा रहा है कि ये क्या है। तो एफएसएल की टीम के आने के बाद कुछ जरूरी लीड जो है सो यहाँ से इंपॉर्टेंट लीड यहाँ पे मिल सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया अनिल इस अपडेट के लिए आपका। छपरा में पुलिस ने परसा थाना के परसादी दियारा और बहलोलपुर दियारा में सघन छापेमारी करते हुए अर्धनिर्मित लगभग 20,000 लीटर देसी शराब को नष्ट किया है। जहरीली शराब कांड के बावजूद शराब निर्माण का काम जारी है। हालांकि पुलिस ने अभियान तेज कर शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, जहां पर शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। शराब कांड के बाद शराब निर्माण पर लगातार शिकंजा है, शराब तस्करों पर शिकंजा है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए ये इलाका काफी बड़ा है, जहां पर शराब निर्माण किया जाता है। और यहां पर पुलिस के जवान पहुंचे और इन शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया और पुलिस लगातार यह अभियान चला रही है। बिहार उपचुनाव को लेकर के सीएम नीतीश कुमार की 2 चुनावी सभा आज होनी है। गया के इमामगंज और बेलागंज में सभा करेंगे। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा होगी। सभा में एनडीए के कई नेता मौजूद रहेंगे। तो कल भी चुनावी प्रचार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और आज भी 2 सीटें विधानसभा उपचुनाव के लिए गया के इमामगंज और बेलागंज में सभा होनी है। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में यहां पर चुनावी सभा करेंगे। सभा में एनडीए कई नेता मौजूद रहेंगे। मनोरमा देवी बेलागंज से जेडीयू के प्रत्याशी है, उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो वहीं हमसे प्रत्याशी हैं दीपा मांझी, वो इमामगंज से, उनके लिए प्रचार नीतीश कुमार करेंगे। रामगढ़ में 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। ऐसे में नेताओं ने एक दूसरे पर जुबानी वार पलटवार तेज कर दिया है। कल आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटने की बात कही, जिस पर बीजेपी मंत्री संतोष सिंह जवाब देते हुए कहा कि हम लोग भी लाठी रखे हुए हैं, हमारे समर्थक भी लाठी का जवाब देंगे, चूर चूर कर देंगे और उंगली काट लेंगे। जिस पर फिर एक बार बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने जवाब देते हुए कहा है कि ये सभी लोग बूथ लुटेरे हैं, इनको लाठी से नहीं पीटा जाएगा तो क्या उनको फूलमाला से स्वागत किया जाएगा? यह लोग प्रशासन के दम पर बूथ लूटने का काम कर रहे हैं। कल रात को मेरे 3 कार्यकर्ताओं के घर पर पुलिस ने छापा मारा, क्या यह न्याय है?
अगर न्याय है तो बीजेपी के पूर्व विधायक अशोक सिंह के घर पर छापा मारिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं। तो देखिए लगातार वार पलटवार का जो दौर है वो जारी है और ये बवाल तब शुरू हुआ जब सुधाकर सिंह ने मंच से सबसे पहले ये कहा कि अगर गुंडागर्दी करेंगे तो लाठी से पीटेंगे, और इसके बाद से मंत्री संतोष सिंह का भी बयान सामने आया कि अगर लाठी से पीटेंगे तो हम उंगली काट लेंगे। और फिर अब सुधाकर सिंह का बयान। और आरएसएस हमेशा बांटने और काटने का बात करता है। सवाल ये है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के साथ जो मारपीट किया गया, सरकारी तंत्र के सहयोग से, यहाँ तक कि अब सरकारी कर्मचारी ही अब भाजपा कार्यकर्ता बन चुके हैं। रामगढ़ विधानसभा में सरकारी कर्मचारी ही अब लगातार कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रीय जनता दल को, विपक्ष को धमकाने का जो काम कर रहे हैं, जिसका राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर विरोध करता है। देवलिया की सरजमीन पर। और अरविंद सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, लगातार जो कह सकते हैं विवादित बोल हो, बिगड़े बोल हो, ये सुधाकर सिंह के सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि ये बूथ लुटेरे हैं, इनको लाठी से नहीं पीटा जाएगा तो क्या फूल माला से स्वागत किया जाएगा। अब इस बयान को कैसे आप देख रहे हैं, बीजेपी के पास क्या जवाब है? देखिए, ये अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, जो जनता के डर से ये लोग सो गए थे। ये इनको पता नहीं है कि ये नीतीश कुमार जी का सरकार है, यहाँ पर सबका साथ सबका विकास होता है। ये राजद का मतलब है राष्ट्रीय प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दंगाई दल है। ये इनका लाठी डंडों पर ही विश्वास है। ये जनता के मत पर विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं। इनका गुंडाई ही चरित्र है। ये अब सब चलने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का सरकार है, यहाँ इंसाफ चलता है और जनता ही भगवान है। जनता ही वोट दे करके जिताती है। पहले ही हार मान चुके हैं सुधाकर सिंह जी, और ये उसी का नतीजा है कि आज जो है फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं। ये लोग कोई भी स्तर पर गिर सकते हैं, क्योंकि राजद जो है अपराधियों का संस्करण है, अपने घोटालेबाजों का संस्करण है। यही इनका चाल चरित्र चेहरा है। इससे अलग ये भाषा बोल ही नहीं सकते हैं। ये भाषाई दंगाई है। और ये सारे लोग जो हैं इसी तरह के जात पात, धार्मिक उत्पाद, इसी तरह से ये लोग करने वाले लोग हैं। इनको जनता के विकास पर, काम करने पर, संस्कार संस्कृति से ये लाखों दूर रहने वाले लोग हैं। ये जो हैं अमर्यादित लोग हैं और इनको भगवान से, संस्कार से, जनता से कोई मतलब नहीं है। गुंडाई पर ही भरोसा है। जी, चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत अरविंद जी अपनी प्रतिक्रिया इस बयान पर देने के लिए। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां पुलिस पर हमले के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसआईटी ने फुटेज के आधार पर एक्शन लिया है। 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कार्रवाई की है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद हरकत में मोतिहारी पुलिस आई है, तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि एसआईटी ने फुटेज के आधार पर एक्शन लिया है। तो पुलिस पर हमला किया गया था, न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। अब एक्शन लेते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कार्रवाई की है और न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद से मोतिहारी पुलिस अब एक्शन मोड में है। 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अवनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अवनीश, हमने तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से हमला किया गया, अब क्या कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए, न्यूज 18 पर की खबर का बड़ा असर हुआ है और डुमरिया घाट पुलिस हमले मामले में 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देखिए, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया था और जिसमें 12 कुल जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। वीडियो फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी हुई है और पुलिस को ये एसपी ने निर्देश भी दिया है कि जो भी वीडियो फुटेज है उसके आधार पर सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डुमरिया घाट मामले में कुल 12 आरोपियों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी के गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। लगातार पुलिस का एक्शन दिख रहा है और 12 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया। जी, चलिए, शुक्रिया अवनीश इस अपडेट के लिए आपका।
तेजस्वी यादव बीते 2 दिनों से गया में है और कल देर रात तेजस्वी यादव का एक होटल में धूमधाम से 35वां जन्मदिन मनाया गया। औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा के नेतृत्व में बड़े ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई देने और उनसे मिलने के लिए लोग जुटे थे और तेजस्वी यादव ने भी एक एक कर सभी कार्यकर्ताओं से मिले। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया है उस पर हम जरूर खड़ा उतरेंगे। सभी लोगों ने जो प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, इसके लिए सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। और जो भरोसा लोगों का जो दिख रहा है मुझ पर, वो उसको हम इतना ही कहेंगे, उस भरोसे पर हम जरूर, आप लोगों ने हिम्मत दिया है तो खड़े उतरेंगे। और हम लोगों की समस्या जो है सबसे बड़ी बेरोजगारी को लेकर के है। जरूर गरीब के हित में बेरोजगारों को नौकरी दिलाने की हम लोग पूरा मेहनत करेंगे। बिहार में ठंड की दस्तक नहीं हुई है और फिलहाल तापमान में गिरावट के आसार भी नहीं है। उम्मीद जताई जा रही कि 1 महीने बाद यानी दिसंबर के पहले सप्ताह में ठंड का एहसास हो सकता है। आखिर क्यों बिहार में इस बार ठंड देरी से पड़ रही है, जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में पश्चिमी विक्षोभ अभी मजबूत नहीं है, लिहाजा ठंड आने में अभी वक्त लगेगा। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 2-3 दिनों के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ आएगा, लेकिन मैदानी इलाकों पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में दिसंबर के शुरुआती सप्ताह से ठंड बढ़ने के आसार हैं। अभी राज्य में पूर्वी हवा धीमे धीमे चल रही है। इसके कारण जो धूलकण है वह सतह से 1.5 किलोमीटर पर एक लेयर बना चुका है। बारिश भी नहीं हो रही है कि धूलकण धुल जाए। इससे लगातार प्रदूषण की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके कारण सांस और मौसमी बीमारियों के बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2-3 दिनों में हवा का रूप उत्तर पश्चिमी होगा और धुंध भी खत्म होगा। इसके साथ ही सुबह और शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन दोपहर का तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। अभी सुबह में जो कुहासा की तरह दिखता है वो कुहासा नहीं है, बल्कि धूलकण बड़ी धुंध होती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के यहाँ के वैज्ञानिकों की माने तो शनिवार को सबसे अधिक तापमान सीतामढ़ी जिले का तकरीबन 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना में सुबह से ही आज भी धुंध दिख रही है। शनिवार को भी यहाँ धुंध दिख रही थी। यहाँ का अधिकतम तापमान शनिवार को 31.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रहा। तो कुल मिलाकर अभी मौसम जो है वो सामान्य है। ठंड का कोई खास एहसास नहीं है और जो हालात बन रहे हैं वैसे में दिसंबर के पहले सप्ताह से बिहार में ठंड का असर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में हवा की नमी की वजह से कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। धूल का कण अधिक होने की वजह से हालात चिंताजनक है। वायु प्रदूषण बढ़ने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार के कई जिलों में हवा जो है वो प्रदूषित हो गई है। अगर हम AQI लेवल देखें तो पिछले 24 घंटों के दौरान सिवान का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सबसे ज्यादा 234 दर्ज किया गया है। इसके अलावा हाजीपुर का 217, मुजफ्फरपुर का 206, अररिया का 205, पटना की अगर बात करते हैं 178 और सहरसा का 158 है। यहाँ पर जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके सामने जो बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया है वहाँ पर भी जो है वो साफ तौर पे AQI लेवल दिया जा रहा है। पटना में दानापुर में 51 जो सेटिस्फैक्ट्री है, पटना सिटी में 71 सेटिस्फैक्ट्री बताया जा रहा है। हाजीपुर में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ 147 यानी मॉडरेट जो है वो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे। इसके अलावा कुछ दूसरे जिलों की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके अलावा जो गया है SFTI गया में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 43 यानी गुड है। मुजफ्फरपुर में गवर्नमेंट स्कूल का जो एरिया है वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 46 बताया जा रहा है, जो कि गुड है। तो उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है, लेकिन राज्य के जो 4 शहर हैं वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वह वाकई में चिंता की बात है। दरअसल हवा में नमी है और नमी की वजह से ही जो वायु है उसमें बहुत ज़्यादा धूलकण है और यही कारण है कि AQI लेवल जो है वो फिलहाल कई शहरों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए लालू यादव का झारखंड दौरा है। थोड़ी देर में लालू झारखंड के लिए रवाना होंगे।
हेलीकॉप्टर से झारखंड लालू जाने वाले थे, अब वाया रोड झारखंड लालू प्रसाद जाएंगे। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई जिस वजह से बाय रोड लालू प्रसाद जाएंगे। पटना एयरपोर्ट जाकर वापस राबड़ी देवी के आवास लालू लौट आए। थोड़ी देर में बाय रोड झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। अमित, क्या कार्यक्रम लालू प्रसाद का झारखंड दौरे को लेकर? देखिए, झारखंड में जो चुनाव है उसमें चुनाव प्रचार के लिए लालू प्रसाद यादव जाने वाले थे और आज से उनका कार्यक्रम जो है वो अगले कुछ दिनों के लिए निर्धारित है। और निर्धारित कार्यक्रम के तहत जो है वो पटना एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से वो हवाई मार्ग से झारखंड जाने वाले थे। लेकिन जब वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो तकनीकी खराबी जो है वो हेलीकॉप्टर में आई और फिर जो पायलट है उन्होंने बताया कि अभी जो है वो विलंब होगा और जब तक तकनीकी खराबी जो है वो ठीक नहीं होती है, दुरुस्त नहीं होती, तब तक हम उड़ान नहीं भर सकते हैं। जिसके बाद लालू प्रसाद यादव जो है वो पटना राबड़ी देवी का जो आवास है, सरकारी आवास, वहाँ वो वापस लौट आए हैं। और जो जानकारी मिली है 15 मिनट के अंतराल पे वो झारखंड भाया रोड जो है वो जाएंगे और उनका जो काफिला है, जो रूट है वो निर्धारित किया गया है। नवादा होते हुए, रजौली होते हुए वो जाएंगे और बड़ी होते हुए फिर वो हजारीबाग इन करेंगे और चतरा में उनका पहला कार्यक्रम होगा। चतरा में जो है उनका जो प्रत्याशी है लालू प्रसाद यादव, आरजेडी का जो प्रत्याशी है सुभाष यादव, उनके लिए वो वोट मांगेंगे प्रत्याशियों से और उसके बाद आगे की जो कार्यक्रम निर्धारित है उसके तहत वो विभिन्न जिलों में जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव ने झारखंड चुनाव को लेकर के पहले ही घोषणा की थी कि तेजस्वी जब चुनाव प्रचार के लिए गए थे तो उन्होंने कहा था कि वो भी झारखंड चुनाव में जाएंगे और आज से उनका कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाली है। तो निर्धारित कार्यक्रम के तहत जो है भाया रोड, हालांकि अब वो जाएंगे, जो हवाई मार्ग से जाने वाले थे वो अब भाया रोड उनको जाना पड़ेगा। बिल्कुल, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। सीतामढ़ी शहर के राजेंद्र भवन में 11वें पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन सीतामढ़ी के टीएम रिची पांडे ने दीप जलाकर किया। 9 नवंबर से शुरू होने वाला ये मेला 18 नवंबर तक चलेगा। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। मशहूर लेखिका श्रीमती आशा प्रभा जी और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पे आज पुस्तक मेला का आयोजन किया है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भारी संख्या में जो सीतामढ़ी शहर के और यहाँ जिले के हमारे नागरिक आए हैं। सीतामढ़ी शहर में पिछले लंबे अरसे के बाद पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। राजकमल प्रकाशन के द्वारा इस पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर पुस्तक प्रेमियों में खुशी की लहर है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, राजकमल प्रकाशन के समूह के द्वारा 11वां पुस्तक सम्मेलन का आयोजन किया गया है और यह पुस्तक मेला को लेकर लोगों में काफ़ी जिज्ञासा है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं इस पुस्तक मेले में अपना पुस्तक को देखने के लिए। और सीतामढ़ी के डीएम रिची पांडे खुद इस पुस्तक मेले का उद्घाटन किए हैं और उनके द्वारा लगातार पुस्तक प्रेमियों को यह कहा गया है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रख्यात लेखिका आशा प्रभात के द्वारा इस पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। आने वाले दिनों में भी इस तरह का आयोजन होने की संभावना जताई जा रही है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। बिहार में सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए शिक्षकों ने 2 दिनों में 16,000 से अधिक आवेदन दिए हैं। 7 नवंबर को 5,000 जबकि 8 नवंबर को 11,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। शनिवार को भी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर हजारों आवेदन आ चुके हैं। आवेदन आने का सिलसिला 22 नवंबर तक जारी रहेगा। बता दें कि 3,39,000 शिक्षक तबादले के योग्य माने गए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। ट्रांसफर के लिए जो आवेदन है वो आवेदन लेने का प्रोसेस शुरू हो गया है और पिछले 2 दिनों में 7 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू हुई है। 7 नवंबर और 8 नवंबर की बात कर लें तो 2 दिनों में 16,000 से अधिक आवेदन जो है वो टीचर्स ट्रांसफर के लिए आए हैं और आज तीसरा दिन है और आज भी सैकड़ों आवेदन अभी तक आ चुके हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 7 नवंबर को 5,000 से अधिक आवेदन आए थे, जबकि शुक्रवार यानी कल 8 नवंबर को 11,104 आवेदन आए हैं। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। आवेदन की यह प्रक्रिया अगले 22 नवंबर तक चलनी है। पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया पर निगरानी के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विशेष सेल का गठन किया गया है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 7 नवंबर को स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए इस शिक्षा कोष को लाइव कर दिया गया है। आवेदन केवल ऑनलाइन ही मान्य किया जा रहा है। करीब 3,39,000 शिक्षकों को तबादले के लिए पात्र माना जा रहा है। इन तबादलों के पात्र शिक्षकों में केवल सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षक और बिहार लोक सेवा आयोग की TRE 1-2 पास और नियमित शिक्षक हैं और वही आवेदन कर सकते हैं। 10 विकल्पों में 3 अनिवार्य विकल्प दिए गए हैं शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए।
हालांकि इनमें 3 विकल्प जो अनिवार्य होंगे, विभाग ने साफ कर दिया है कि अनिवार्य 3 विकल्प में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में शिक्षकों को उसी जिले में कहीं या निकटतम जिले में पदस्थापित किया जाएगा। सुबह से ही भारी संख्या में सैकड़ों आवेदन अब तक आ चुके हैं और ये संख्या 1000 में जाएगी। कितने हजार तक पहुंचती है इसका पता जब शाम होगी तब चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर यह जाहिर कर रहा है कि शिक्षक जो हैं वो लंबे अरसे से खुद का स्थानांतरण चाहते थे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।